तो दोस्तों अगर हम बात करें तो माइक्रोमैक्स ने कल अपना फ़ोन लॉन्च किया था और उसके पीछे कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि ये शायद एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन हो सकता है। खैर इसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली इतना तो हमें मालूम चल गया था कि जो हुआवे के साथ इनकी पार्टनरशिप है वो पिछले साल हुई थी, लेकिन वो सिर्फ पिछले साल तक के लिए लिमिटेड थी। एग्जैक्टली पार्टनरशिप जो हुई थी लास्ट ईयर 2019 में, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो ये थी कि हुआवे को एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर चाहिए था इंडिया के अंदर, क्योंकि वो इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने वाले थे। इसलिए 2019 में वो माइक्रोमैक्स के पास गए थे और ये बात हुई थी। लेकिन अभी के समय जो हुआवे वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हुआवे को उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है। वहीं बात करें ऑनर का, जो फ़ोन जिससे मिलता जुलता सिमिलर लगता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है ऑनर 10X लाइट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्वियसली पीछे का डिज़ाइन कुछ हद तक सिमिलर है, कुछ हद तक नहीं भी है, लेकिन एग्जैक्टली हम इसे रीब्रांडिंग नहीं कह सकते। रीब्रांडिंग तब की जाती है जब एक कोई कंपनी ने एक फ़ोन बनाया, उससे दूसरी कंट्री में ले जाकर दूसरी कंपनी अपने नाम से बेच रही है। इससे पहले माइक्रोमैक्स ऑलरेडी ऐसा कर चुकी है। ZTE के कुछ फ़ोन्स थे, एक फ्लैग कंपनी थे उसके कुछ फ़ोन्स थे, यहाँ तक कि अगर हम बात करें जो कूल पैड होता है, जो चीकू होती है, इन सब के काफ़ी सारे जो फ़ोन्स थे वो आपको देखने को मिलते थे इंडिया के अंदर माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग के अंदर। और मेनली जो फ़ोन्स होते थे चाइना, फिलीपींस, ताइवान, थाईलैंड, ऐसी कंट्रीज़ में मिला करते, तो इनको रीब्रांड करके लाते थे। तो देखा जाए तो इसकी रीब्रांडिंग पकड़ने का काफ़ी अच्छा तरीका था। आप इमेज सर्च कर लो और आपको एग्जैक्ट फ़ोन पता चल जाए किस फ़ोन का रीब्रांड है, और उसके बाद क्या करो, इस फ़ोन को ना मतलब चेक कर लो उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह, तो आपको पता चल जाती है। लेकिन इस टाइप का फ़ोन जो उन्होंने लॉन्च किया, इस टाइप का फ़ोन इससे पहले दूसरी जगह एग्जिस्ट नहीं करता था। इसमें सेम मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर आपको देखने को मिले, ये बात हो जाती है। कैमरा का सेटअप भी यहाँ पे यूनिक यहाँ पे रखा गया है, और डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड नहीं है। तो कहना पूरी तरीके से गलत होगा यहाँ पे कि ऑनर का जो फ़ोन है वो उससे उठा के यहाँ पे रीब्रांड करके लाएं। वहीं बात करें अगर हम इसके ग्लास के बारे में, तो जो ग्लास जो यहाँ पे यूज़ किया गया ना, वो यूज़ किया गया काईकोंग ग्लास, इन्होंने बोला था। डेफिनेटली एक चाइनीज़ कंपनी है, और मेरी नज़र में ये है कि एग्जैक्टली जो फ़ोन होता है वो इंडिया में आप पूरी तरीके से बना ही नहीं सकते हो। आपको काफ़ी सारे पार्ट्स इंपोर्ट करके ही लाने पड़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में हो जाती है, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उन्हें बाहर से ही इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। स्पेशली अगर मैं आप लोग को एक बात बताऊँ अंदर की, वो ये है कि माइक्रोमैक्स को इस समय प्रॉब्लम आ रही थी इंडिया के अंदर फ़ोन मैन्युफैक्चर करने में, क्योंकि जो डिस्प्ले और जो प्रोसेसर होता है ना, उसकी उन्हें शॉर्टेज पड़ गई थी। ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पता चलता है कि वो मजबूरी में काफ़ी सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर के पास गए होंगे जो उन्हें डिस्प्ले प्रोवाइड कर सके, और उसमें से किसी डिस्प्ले के ऊपर काईकोंग कंपनी का जो ग्लास होता है वो आपको दगा हुआ देखने को मिला होगा। ये बात एक फैक्ट हो जाती है। यानी कि फ़ोन जो है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में हुई है, असेंबलिंग उसकी इंडिया के अंदर हुई है, और जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं उसके लिए वहाँ उन्होंने चाइना से भी सोर्स किए, ताइवान से भी सोर्स किए। स्पेशली जो मीडियाटेक का G85 चिपसेट है ना, वो ताइवान में ही बना होता है। ये बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो इसे पूरी तरीके से कहना है कि रीब्रांडिंग है, ये थोड़ा सा गलत होगा। एग्जैक्टली रीब्रांडिंग वाला खेल तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो खेल है ना वो ये है कि एग्जैक्टली आपको एक फ़ोन देखने को मिल रहा है, लेकिन उसे आप 100% इंडियन नहीं कह सकते। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके साथ अगर हम बात करें उनकी वेबसाइट की, जो वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन है वो गायब हो गई, तो एग्जैक्टली देखा तो उनकी वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। कल जब फ़ोन लॉन्च हुआ था तब वेबसाइट पे कुछ और डेटा शो कर रहा था, शाम को कुछ और डेटा शो कर रहा था, अभी कुछ और डेटा शो कर रहा है। तो वेबसाइट देखा जाए तो वहाँ पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें जो माइक्रोमैक्स का IN1B स्मार्टफोन है ना, उसके अंदर आपको एंड्रॉयड गो देखने को मिलेगा 2GB वाले वर्जन में, और 4GB वाले वर्जन में नॉर्मल एंड्रॉयड देखने को मिलेगा। ये वेबसाइट पर भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मान के रखिए एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, डेफिनेटली काम यहाँ पे ठीक ठाक किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसे कंप्लीटली रीब्रांडिंग कहना ये थोड़ा सही चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे काम इन्होंने किया है, और हुआवे ऑनर के साथ जो भी ये कर रहे थे थोड़े बहुत मिसलीनियस चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि सिर्फ वो ऑनर 10X लाइट सेट से तो Note 1 मिलता है ना, जो IN1B है उसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक कुछ रियलमी और ओप्पो के फ़ोन से भी मिलता जुलता है। तो ये सब मिलने जुलने की बातें, ऑल इन ऑल बात करें ठीक ठाक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, और जो कंट्रोवर्सी पता नहीं क्या है, इसका कोई सेंस बनता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है, आप लोग इंडियन कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट चाहते तो वो बन रहा है। तो यार ये बात हो जाती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। अगर लेना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बात ये बताना बिल्कुल भी भूलना मत। लेकिन देखा तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिल रही है। कोई और कंपनी ना इस प्राइस सेगमेंट में आपको 2 ईयर्स का एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करती नहीं है, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बात क्लियरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ। तो मेरे को लगता है कि आप लोग समझ गए हो कि एग्जैक्टली क्या नहीं क्या चल रही है। मेजॉरिटी कंपोनेंट्स हर फ़ोन के अंदर इधर उधर से ही आए जाते हैं।
और इसी के साथ ही चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, वो है Xiaomi से रिलेटेड और Oppo से रिलेटेड, क्योंकि हो सकता है इन फोन्स के अंदर आपको देखने को मिले Exynos का चिपसेट। जी हाँ, एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो एक मेजर सप्लायर बनने वाली Exynos चिपसेट को Xiaomi और Oppo के बहुत सारे फोन्स के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जो Exynos 1080 है ना, उसका जो डेब्यू है ना, वो भी सैमसंग है ना चाइना के अंदर करने वाली है। फिलहाल के लिए क्लियरिफिकेशन दे देना चाहता हूँ, सैमसंग के जो फोन्स है वो चाइना के अंदर वो नहीं बनाती है, लेकिन काफ़ी सारे मेजॉरिटी कंपोनेंट्स है वो चाइना से ही सोर्स करते हैं और काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनीज को वो अपने कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल बात करें रियलमी के कितने फोन्स के अंदर सैमसंग का GW1 इमेज सेंसर आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल वाला, इस टाइप की बातें होती है। और अभी के समय में Xiaomi और Oppo के फोन्स में आपको Exynos का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि Vivo का X60 फोन आने वाले उसमें Exynos का 1080 चिपसेट देखने को मिलेगा। यस, यानी कि एक नए टाइप का प्रोसेसर है जो सैमसंग ने बनाया, और सैमसंग कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रही है कि किस तरीके के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की जो मोनोपोली है ना, उसे चैलेंज किया जाए। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि Exynos चिपसेट है ना सिर्फ वीवो तक या ओप्पो और Xiaomi तक लिमिटेड नहीं रहेगा, यहाँ तक कि Huawei के ऊपर भी जा सकता है। ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ हो जाती है, क्योंकि Huawei के ऊपर बैन लगा हुआ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन से डायरेक्टली डीलिंग नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत छूट मिली है, लेकिन अभी भी जो Exynos का रास्ता खुला हुआ है। अगर सैमसंग अगर अच्छे प्रोसेसर बना देता है, Exynos लाइन में कुछ अच्छे चिपसेट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली Xiaomi और Oppo के पीछे जाएंगे ही जाएंगे। 2021 में चीज़ होने वाली है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और देखा है तो अभी 12 नवंबर को वो Exynos 1080 चाइना के अंदर अनाउंस करने वाले हैं, तो उसकी एग्जैक्टली जो परफॉर्मेंस वगैरह वो हमें पता चल जाएगी। और ये भी पता चल जाएगा कि दुनिया का पहला फ़ोन कौन सा होगा जिसमें आपको Exynos 1080 देखने को मिले। मेरे ख्याल से Vivo का X60 होगा। तो सैमसंग देखा तो अलग तरीके से काम कर रही है इस मामले में, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि सैमसंग के जो फ़ोन्स है वो चाइना के अंदर नहीं बन रहे हैं, मतलब कुछ फ़ोन्स चाइना के अंदर बनते हैं। मतलब फ़ोन्स की बात करें तो एग्जैक्टली कुछ टैबलेट्स वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह कुछ चीज़ें रहती है वो आज भी सैमसंग की चाइना के अंदर बनती है। और सैमसंग के काफ़ी सारे फ़ोन्स में कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं जो वो लोग चाइना से सोर्स करते हैं। यार ये बात भी एक फैक्ट हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, सैमसंग काफ़ी सारे जो कॉम्पोनेंट्स है वो चाइनीज़ कंपनीज़ को भी बेचता है। यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। और इसके साथ ही बात करें तो 10 नवंबर को एप्पल का इवेंट होने वाला है और उसका नाम है वन मोर थिंग। देखा जाए तो इस इवेंट के बारे में हमें इतना पता है कि जो वन मोर थिंग है ना, वो है एप्पल के मैकबुक्स। यानी कि जो एप्पल है ना, वो अपने जो एप्पल की जो ARM बेस्ड चिप्स होती है, यानी कि एप्पल सिलिकॉन जिसे कहा जाता है, उसके जो पावर्ड जो मैकबुक्स होते हैं ना, वो लॉन्च करने वाली है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, 3 नए मैकबुक्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर इंटेल की जगह एप्पल का खुद का बनाया प्रोसेसर होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो इंटेल के प्रोसेसर AMD के प्रोसेसर से आगे निकलने वाली है। डेफिनेटली जो मैकबुक प्रोज आएंगे वो तो इसको पीछे छोड़ने वाले, क्योंकि यहाँ पे एप्पल की 5nm की जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ किया गया। तो डेफिनेटली कंप्यूटर डेस्क के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है एप्पल की 5nm की टेक्नोलॉजी, यानी कि 5nm वाला जो प्रोसेसर होता है। कुल मिला के बात कहने वाला हूँ, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के बाद जो अगला जो रिवोल्यूशन है वो लैपटॉप वाले में आने वाला है, और एप्पल उसके लिए तैयार है और एप्पल उसके लिए कदम बढ़ा रही है। और आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर जो एप्पल के जो सभी प्रोडक्ट्स होंगे ना, उनके अंदर आपको एप्पल का सिलिकॉन ही देखने को मिलेगा। यानी कि बिल्कुल हाईएस्ट एंड मैक प्रो की बात कर ले वो, क्योंकि जो प्राइस टू परफॉर्मेंस है वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी, यहाँ तक कि हीटिंग भी कम देखने को मिलेगी। और कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ी बहुत अफोर्डेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। एप्पल के केस में हम अफोर्डेबिलिटी की इतनी बात करते नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा अफोर्डेबल होते नहीं हैं उनके फ़ोन्स। लेकिन यहाँ पे 1-2 बातें मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। वो ये है कि यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग होगी वो आपको इतनी ज़्यादा भी देखने को नहीं मिलेगी, और एक ऐसी देखने को मिलेगी जो काफ़ी सारे जो मैकबुक यूज़र्स है ना, वो अपग्रेड कर जाए। ये यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है, तो इसलिए इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यार यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। और इसी के साथ ही बात करें तो जो नोकिया का 10 प्योर व्यू है, वहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले स्नैपड्रैगन 875 और सफायर ग्लास डिस्प्ले। यस, नोकिया 10 प्योर व्यू ये एक फ़ोन है, ये शायद आपको इंडिया में शायद ही देखने को मिले। नोकिया इंडिया को प्रायोरिटी देता नहीं है, लेकिन फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अगले साल ये फ़ोन लॉन्च होगा, फ्लैगशिप फ़ोन होगा, मल्टीपल कैमरास देखने को मिलेंगे और स्नैपड्रैगन 875 होगा। लेकिन इस फ़ोन को जो खास चीज़ बनाती ना, वो है इसका डिस्प्ले, सफायर वाला ग्लास। इस तरीके का जो ग्लास वाला डिस्प्ले होता है ना, हमने काफ़ी हद तक आईफोन्स वगैरह के अंदर देखा है, एप्पल वॉच के अंदर देखा है, लेकिन अगर प्रॉपर सफायर का लुक यूज़ करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। क्योंकि सफायर जो रहता है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देता है इन टर्म्स ऑफ स्क्रैचेस। हालांकि वो भी टूट सकता है, बिकॉज ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक। आप लोगों को लग रहा है बात समझ में आ गई होगी।
लेकिन ये इसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसके साथ ही फाइनली आप लोगों को बताऊं तो LG अपना जो रोलेबल डिस्प्ले वाला जो फ़ोन है ना वो 2021 में लॉन्च कर सकती है। मतलब रोलेबल टेक्नोलॉजी तो वो ऑलरेडी शोकेस कर चुके हैं, इस तरह का डिस्प्ले भी वो बना चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी हम बात करें LG के इस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब आपने गैलेक्सी फोल्ड देखा था, फोल्ड हो जाता है, लेकिन जो रोलेबल टेक्नोलॉजी ना वो LG अगले साल लाने वाली है। इस साल सैमसंग अपने ऑलरेडी सेकंड जनरेशन पे काम कर चुकी है, थर्ड जनरेशन आने वाली है गैलेक्सी फोल्ड सीरीज़ की, लेकिन अब जो रोलेबल टेक्नोलॉजी है ना वो आने वाली है। LG के साथ हमेशा यही केस रहता है यार, हर साल वो क्या करते हैं यार, कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा जो फ़ोन होता है वो नॉर्मल तो बनाते ही नहीं है, वो हमेशा यूनिक बनाते हैं। LG G8X देखो, LG वेलवेट देख लो, LG विंग देख लो, और अब रोलेबल फ़ोन। खैर देखते हैं, हो सकता है मार्केट में चीज़ चल भी जाए, एक बार जब आएगा मार्केट में तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। और इसके साथ ही जो वन प्लस है ना, आज उसने इंडिया में अपना एक्सक्लूसिव फ्लैगशिप स्टोर खोल दिया है हैदराबाद में, जिसका नाम उन्होंने निज़ाम स्टोर रखा। वो सबसे बड़ा जो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस स्टोर होता है ना वो है, यानी कि लगभग अगर आप जाना चाहते हो वहाँ उस स्टोर के अंदर तो वहाँ जाके आप मतलब इंजॉय वगैरह कर सकते हो, चीज़ें वगैरह देख सकते हो, वन प्लस की सर्विस देखने को मिल जाएगी, प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करना चाहते हो वो कर सकते हो, और वन प्लस की लाइनअप मिल जाएगी। यानी कि वन प्लस का अभी तक का सबसे बड़ा स्टोर है, वन प्लस ने हैदराबाद के अंदर ओपन किया है। तो यार ये इस चीज़ के बारे में बात हो जाती है। चलिए बात करते हैं अब आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कमेंट है ना वो है सब्जेक्ट क्रीपर भाई का, वो पूछ रहे हैं कि माइक्रोमैक्स इन फोन्स आर अमेजिंग, दे आर प्रोवाइडिंग अमेजिंग स्पेक्स एट अमेजिंग प्राइस। बिल्कुल सही है। द प्रॉफिट मार्जिन इज काइंड लो फॉर माइक्रोमैक्स, डू यू थिंक माइक्रोमैक्स विल सस्टेन द फ्यूचर? देखो माइक्रोमैक्स का पहले प्राइमरी बिजनेस था फ़ोन बनाना। आज के समय वो फ़ोन बना के पैसा नहीं बनाते, वो काफ़ी सारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और गैजेट्स वगैरह बना के पैसा बनाते हैं, और फ़ोन उनके लिए सेकेंडरी है। लेकिन यहाँ पे उन्हें एक चीज़ देखी है, अगर वो फ़ोन मार्केट में घुसना चाहते हैं घुस सकते हैं, कुछ सालों तक वो सस्ते में भी फ़ोन बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो बड़ा मार्केट शेयर पकड़ते हैं और अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते तो हो सकता है कि आपको ऐसी ही अफोर्डेबिलिटी देखने को मिले। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर वो धीरे धीरे बड़े हो जाए और इंडिया मार्केट पेनिट्रेट कर ले एक बार, तो उसके बाद वो अपने करंट फ़ोन्स के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ा सकते हैं। फ़ोन के प्राइस में इंक्रीज जल्दी तो नहीं आने वाला, मतलब आएगा ज़रूर, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा। 1-2 साल के बाद जब वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाएंगे तब आएगा। अभी वो सिर्फ दोबारा से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से माइक्रोमैक्स जो थी वो इंडिया में उसका अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं था। अब दोबारा से एंट्री हो रही है, तो देखते हैं। मेरे को लगता है कि जब तक ये अच्छे तरीके से मार्केट एक्वायर नहीं कर लेते ना, तब तक ऐसी ही एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलने वाली है। इंक्रीमेंट होगा, लेकिन वो उसके लिए आपको कुछ साल वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज के सवाल आपके, और आज का वीडियो आपको लोग कैसा लगा नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।